यदि आप इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में कंफ्यूज हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दोनों ही बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, बट दोनों में कुछ क्रूशियल डिफरेंस भी हैं जिनका पता हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, उनके सारे फीचर्स, बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इसीलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक होते हैं एक्टिव फंड्स एंड एक होते हैं पैसिव फंड। इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर होते हैं, उनकी टीम होती है और वो एक्टिवली उस फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। किस स्टॉक में कितना एलोकेशन होगा, किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन होगा, कौन से स्टॉक्स होंगे, उनका होल्डिंग पीरियड कितना रहेगा, ये सब फंड मैनेजर और उनकी टीम एक्टिवली डिसाइड करती है। वहीं जो पैसिव फंड होते हैं उनमें एक्टिवली फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ये किसी न किसी बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, S&P 500। ये जो पैसिव फंड्स होते हैं ये किसी न किसी बेंचमार्क को कम्प्लीटली रेप्लिकेट करते हैं। इन पैसिव फंड्स का जो भी एलोकेशन होता है वह सेम उस बेंचमार्क के एलोकेशन के बराबर होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड का यह आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में एक्टिव फंड्स 50% से लेके 85% तक ऐसे एक्टिव फंड्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पैसिव फंड्स हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिनमें हमारे रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा तो नहीं होंगे बट बेंचमार्क से कम भी नहीं होंगे। ये जो पैसिव फंड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। वन इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर ईटीएफ एंड सेकंड वन इज इंडेक्स फंड। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे दोनों में ही क्या क्या डिफरेंस है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों ही किसी न किसी बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं। इनमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। दोनों का ही जो एक्सपेंस रेशियो है वह एक्टिव फंड से काफ़ी कम होता है। दोनों का ही जो टिकट साइज़ है या जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कम होता है। 100-500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों जो इंडेक्स फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड होते हैं, इसीलिए जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी जो यूनिट्स हैं वो डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेज करते हैं। वहीं ईटीएफ स्टॉक्स की तरह वर्क करते हैं और जब हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कोई भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, लेकिन यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है स्लाइटली हाई होता है ईटीएफ से। फॉर एग्जाम्पल HDFC निफ्टी 50 ETF का जो एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, वहीं HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.20% है। लेकिन जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपने एक्सपेंस रेशियो के अलावा कोई और फी अलग से पे नहीं करना होता है। लेकिन जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है, जो कि ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। उसके अलावा एक्सचेंज फी, स्टैम्प ड्यूटी, GST भी हमें पे करना होता है और जो डीमैट अकाउंट होते हैं उनमें भी कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है जो कि हमें पे करना होता है। जो इंडेक्स फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड ही होते हैं, इसीलिए उनकी जो NAV है ट्रेडिंग सेशन के एंड में कैलकुलेट होती है। वहीं जो ETF होते हैं वो स्टॉक्स की तरह होते हैं, इसीलिए उनका जो यूनिट प्राइस है वह हमें रियल टाइम देखने को मिलता है। ऐसे में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर हैं, तो जो ETFs हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो प्राइस डिस्कवरी है वो रियल टाइम में होती है। इंडेक्स फंड में थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि आपके जो रिटर्न है बेंचमार्क से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं उन्हें इंस्टेंट विड्रॉल के लिए कुछ कैश भी होल्ड करके रखना पड़ता है। एक जो मेजर डिफरेंस दोनों में हमें देखने को मिलता है, इंडेक्स फंड में हमें SIP, SWP, STP जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हमें से ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और SIP को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हर महीने ऑटोमेटिक वे में इन्वेस्ट होते रहता है। ऐसे में मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हर मार्केट कंडीशन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में होते रहता है। इसीलिए जब हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब हम ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें हर बार मैनुअली इन्वेस्ट करना होता है। हमें SIP, SWP, STP जैसे
सिस्टमेटिक ऑप्शन नहीं मिलते हैं। जब हम मैनुअली इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कभी मार्केट बहुत हाई है तो उसे देखकर हम इन्वेस्टमेंट ना करें, कई बार हम हो सकता है कि मार्केट क्रैश को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे में कंसिस्टेंटली ETF में मैनुअली इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जो इंडेक्स फंड वाला ऑप्शन है वह ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। एक और मेजर डिफरेंस दोनों में होता है लिक्विडिटी का। जब हम इंडेक्स फंड से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो वह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से या फिर AMC से विड्रॉ करते हैं। ऐसे में हम कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं आता। लेकिन ETFs में ऐसा नहीं है, क्योंकि ETF स्टॉक्स की तरह होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें जब परचेज करते हैं तो किसी दूसरे इन्वेस्टर से परचेज करते हैं, और जब हम उन्हें सेल करते हैं तो किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल करते हैं। ऐसे में हमारी यूनिट्स को परचेज करने के लिए यदि कोई बायर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। वैसे तो जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस हैं जैसे कि निफ्टी 50 सेंसेक्स, उनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट जो सेक्टोरल इंडाइसेस होते हैं या फिर स्मार्ट बीटा इंडाइसेस होते हैं उनमें लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। जब हम इंडेक्स फंड से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो AMC के अगेंस्ट करते हैं, इसलिए हमारे जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वह हमें पूरी की पूरी मिल जाती है। लेकिन ETFs में कई बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ETFs में हम अपनी यूनिट्स को किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहे होते हैं। ऐसे में यदि लिक्विडिटी कम है तो हो सकता है हमें हमारी यूनिट्स को कुछ कम प्राइस में भी बेचना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि कोई बायर अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है हम उस समय अपने इन्वेस्टमेंट को सेल ना भी कर पाएँ। तो ETFs में यह एक मेजर इशू हो सकता है। यदि आप एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर हैं, 5, 10, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन यदि आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, मार्केट की मूवमेंट और इंडस्ट्री साइकिल को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो आपके लिए ETF ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। यदि आप एक ट्रेडर हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए ETF ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यह एक तो रियल टाइम में ट्रेड होते हैं और आपको स्टॉक जैसे स्टॉप लॉस वगैरह के ऑप्शन भी इनमें देखने को मिल जाते हैं। जब आप पैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो रिटर्न होते हैं बेंचमार्क के जैसे होते हैं। लेकिन यदि आप बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्टिव फंड की हर एक कैटेगरी के लिए मैंने डिटेल्ड टॉप 5 फंड्स के वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के एंड में स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। इंडेक्स फंड या ETF से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे साथ कराना चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सएप करके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।